कि तुम लोग को पिछले क्लास में बताया गया था कि हम डिवीज़न अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक लैटिट्यूड के हिसाब से किया था जिसमें हमने 3 रेंज को बांटा और फिर हमने ट्रांस हिमालयज भी कह दिया और फिर हमने पूर्वांचल को भी अलग से कर दिया, करेक्ट। और फिर दूसरा भी डिवीज़न देखे जिसमें कहे कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालयज भी हो सकता है। कश्मीर हिमालयज का बात हो, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयज का बात हो एक साथ, सिक्किम हिमालयज या दार्जिलिंग हिमालयज का बात हो, फिर अरुणाचल हिमालयज और फिर ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स जिसमें मिजो हिल्स वगैरह सब देखते हैं, है ना। लूसी हिल जो नीचे का हिल्स था, मिजो हिल्स सब, है ना। ओके, तो आज क्लास में पढ़ोगे कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालयज है, सिक्किम और दार्जिलिंग का ख़त्म हो गया, वहाँ पे डुअर फॉर्मेशन का बात हो चुका है पिछले मॉड्यूल में। आज बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालयज है उसका क्या विशेषता है। तो अरुणाचल प्रदेश बोलते ही तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज़ तो आ ही जाना चाहिए। एक दिमाग में तुम्हारा ये आना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र, लोहित आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए तुम्हारे माइंड में, हाइडल प्रोजेक्ट्स आना चाहिए। इतवे जो हाइडल प्रोजेक्ट हो रहा था, ठीक है, ये इतवे जो प्रोजेक्ट था उसमें ट्राइबल्स का नाम याद आ जाना चाहिए तुम लोग को। ट्राइबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अरुणाचल, बात समझे। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो ये तुम्हारा ईस्टर्न ऑफ भूटान, भूटान का ईस्टर्न साइड से लेके तुम्हारा दीपू पास है, तुम्हारा ईस्ट में जो लास्ट पास होगा उधर वहाँ तक फैला हुआ है ये दीपू पास, तुम्हारा लास्ट का ईस्ट का हिस्सा हुआ, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। जनरल डायरेक्शन वही होगा, इस फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। इसका जो जनरल ये रेंजेस जो है, रेंज अलग रेंज होता है, रेंज है, आकार कैसा, ओरिएंटेशन कैसा है इसका, जिसका ओरिएंटेशन तुम्हारा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देखो अब जानते हो इस रेंज में बहुत सारे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स बहते हैं, काटते हैं इसको, नॉर्थ से साउथ काटते हैं, नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ जाते हैं और डीप गॉर्जेस बना देंगे। क्योंकि मैंने कहा है जब नदी जाएगा तो डीप गॉर्जेस बनेगा, पहाड़ है, बीच से रिवर कट रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें ब्रह्मपुत्र है जी, वो डीप गॉर्ज बनाता है ना। जब नमछा बड़वा को क्रॉस करता है वहाँ पे नमछा गढ़ जानते हो, बिल्कुल, नंगा पर्वत इस तरफ और इधर तुम्हारा नमछा बड़वा। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इसमें और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है, जानते हो ब्रह्मपुत्र का, कामंग है, सुमिनसिरी है, दिबांग है, लोहित है। अभी पता चल जाएगा तुमको, थोड़ी देर में बताएंगे। पेरिनियल रिवर सिस्टम है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का बहुत पोटेंशियल बढ़ जाता है इसको लेके। तो आगे देख लो, यही बिल्कुल यही बल बोले थे, कामंग रिवर सब कहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तुम लोग के लिए। फिर देख रहे हो जैसे यदि मैं इस तरफ जाऊँ, सिक्किम तरफ जाऊँ, तो सिक्किम का जो टिस्टा निकलेगा वो मर्ज कर जाएगा गंगा में, नज़र आया तुम लोग को। उसके बाद देखो मानस रिवर जो बोलते हो हर समय, देखो वही मानस रिवर है जो कि बाद में आकर गंगा से मर्ज कर गया और तुम्हारा भूटान का। उसका और है कामंग रिवर्स देखो, सुमिनसिरी रिवर देखो, दिबांग रिवर देखो, है ना, दिबांग है, ठीक है, दिहांग बिल्कुल, ये रिवर हमारा आएगा इस तरफ। लोहित रिवर देखो ट्रिब्यूटरी है, अरुणाचल प्रदेश से अलग से निकल रहा है, तो समझ में आया। ये सब मेजर रिवर्स है, अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालय है उसका मेजर रिवर सिस्टम है ये। तो क्या क्या रहा, ये यूपीएससी में 2016 या 17 में पूछा गया था कि समथिंग ट्रिब्यूटरी है तुम्हारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप 99% लोग लगा दिए होंगे इस पर। तो कामंग रिवर, सुमिनसिरी रिवर, दिहांग रिवर, दिबांग रिवर और लोहित रिवर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं इसी का बात कर रहा था कि कौन सा हिल्स है। देखो आगे देखो, कलरफुल मैप में देखो, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर देखो मिसमी हिल्स है। मैं यही बोला था, जो हिल्स है वो ट्राइबल का नाम भी है वहाँ पे, ठीक है। मिसमी हिल्स है तो मिसमी ट्राइबल भी है, अबोर हिल्स है तो ट्राइबल भी है, मीरी हिल्स है तो ट्राइबल भी है, डाफला हिल्स है तो ट्राइबल भी है। बात समझे ना, ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हिल्स। ऊपर चले जाओ, इम्पॉर्टेंट जो देखोगे फीचर देखो अरुणाचल हिमालय का कि बहुत सारे एथनिक ट्राइबल है जो कि उसने एरिया से रहता है, जो अभी बता दिए तुम लोग को। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, मिसमी हिल्स, एबोर हिल्स, मीरी हिल्स और डफला हिल्स। समझ गए बात को, वही नीचे दिया गया है। नागाज भी हुआ क्योंकि हमने नागाज का हिस्ट्री आज बता ही दिया पॉलिटी में कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया से लेके बना दिया गया था नागालैंड, याद कर लो। मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिटी ये झूमिंग कल्चर करता है, यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। जहाँ गए एग्रीकल्चर वो वहाँ पे किए, फिर जला दिए, फिर चल दिए, फिर आएंगे वापस तो पटाल हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो झूमिंग एग्रीकल्चर चलता है, सिक्किम में भी चलता है, ठीक है। हिमालय से चलेगा यहाँ पे, आगे चलेगा। ये रीजन बायोडाइवर्सिटी रिच है ना। यहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी सब रहते हैं। रग टोपोग्राफी की वजह से यहाँ पे इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा दिक्कत वाला बात है।
है ना। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन जो होता है डुअर रीजन से ही होता है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम बॉर्डर से ही होता है, क्योंकि आसाम इज़ नोन फॉर द गुड रोड कनेक्टिविटी, इसलिए हम वहाँ पे एक वो भी बना रहे थे, पुल भी बना रहे थे, बोगिर बिल जो पुल था। हाँ बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट लिंकेज बिगेस्ट हिंड्रेंस है हिमालयस के लिए हमेशा से, क्योंकि कभी भी लैंड स्लाइड आ सकता है। मैंने तुमको इसके बारे में बहुत बताया पहले भी। तो देखो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल हिमालयस में, जिसमें हम लोग जाने कि हिल्स इंपॉर्टेंट है, रिवर इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है ना, और वहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट भी पोटेंशियल रखता है। अब जानेंगे नीचे वाला हिल्स। तो जानते हो तुम लोग बच्चे लोग कि इसके बारे में हम पहले ही बताए थे, पटकाई बम देख लो, नागा हिल्स देख लो, मणिपुर हिल्स देख लो, मिजो हिल्स देख लो, है ना। तो ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स कह सकते डायरेक्ट, ये पूर्वांचल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम का पार्ट है जी, बिल्कुल पार्ट है। इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ है, जाहिर सी बात है नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा है हिमालय, और वही सेंटेक्सियल बैंड है, बिल्कुल ये दिमाग में रखना ही चाहिए। तो देखो पटकाई बम का बात हो, नागा हिल्स का बात हो, मणिपुर हिल्स का बात हो, है ना, साउथ में मिजो या लुसाई हिल्स का बात हो, पिछले क्लास में बताया गया था। ये सब लो हिल्स है, इसका अल्टीट्यूड बहुत कम है एज मीन सी लेवल से, है ना। यहाँ पे भी झूमिंग एग्रीकल्चर ही होता है जी। मोस्ट ऑफ द रेंजेस क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट है, छोटे छोटे रिवर्स है। बैरक रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है तुम्हारा मणिपुर और मिजोरम का, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बैरक रिवर, समझे। जैसे लोकतक लेक है कि नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मणिपुर का, वो भी आएगा, बात होगा। तो फिजियोग्राफिक मणिपुर का देखोगे तो यूनिक प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक जो है लोकतक लेक है, दुनिया में यही लेक है जहाँ पे फुमदीज है, फ्लोटिंग लेक है जो फ्लोटिंग है, तो फुमदी कहा जाता है उसको, मैंने बताया इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो लोकतक लेक है तुम्हारा सराउंड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड, सब सराउंड माउंटेन्स है, बीच में लेक है, और ये फ्लोटिंग लेक है। मिजोरम जो तुम्हारा मोलासिन बेसिन कहा जाता है, क्योंकि ये जो बना है डिपोजिट, ये अनकॉन्सोलिडेटेड डिपोजिट बना है, यानी कि अब जो डिपोजिट ये कॉन्सोलिडेट नहीं है, ये अनकॉन्सोलिडेट यानी कि टुकड़ा 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 डिपोजिट्स हुआ है यहाँ, कॉन्सोलिडेट फॉर्म नहीं। जैसे कि लैंड जो होता है वो कॉन्सोलिडेट होता है, ये अनकॉन्सोलिडेट है, यानी कि सेडिमेंट्स क्या है, दोनों में गैप है, समझे। इसको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेट डिपोजिट से यहाँ पे मोलेसिन बेसिन बने हैं मिजोरम का जो एरिया है, इसलिए मिजोरम को मोलेसिन बेसिन भी कहा था। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्सोलिडेटेड तुम्हारा डिपोजिट्स से बना है। जो मेजर रिवर, जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर जो है, जैसे एग्जांपल देखो नागालैंड का है वो जो ब्रह्मपुत्र का जगह ट्रिब्यूटरी बनेगा, जैसे मैंने कहा है तुम लोग को। बैरक रिवर जो मणिपुर से निकलता है, फिर जाकर मेघना रिवर यानी कि बांग्लादेश का जो तुम्हारा रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी बन जाता है जाके। रिवर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में है, ठीक है, आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंदविन। आप देखो चिंदविन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि म्यांमार का जो एक मेन रिवर है, इराविडी का, इराविडी जानते हो, इराविडी डॉल्फिन भी है कि नहीं है, इराविडी डॉल्फिन उसी का नाम से पड़ा है। ये म्यांमार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, उसी का तुम्हारा ट्रिब्यूटरी तुम्हारा क्या है, ये वाला है। मणिपुर में बहुत सारे रिवर से चिंदविन वाले रिवर ट्रिब्यूटरी हुआ, और जाके फिर ये अटैच हो जाएंगे, चाहे गंगा से हो जाएंगे चाहे ब्रह्मपुत्र से हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो इस तरह क्लास खत्म हुआ, उसका वो मेन खत्म हुआ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो अभी जो क्लास में पढ़ोगे तो हिमालय पूरी तरीके से कोड टू कोड एनसीईआरटी का दिया गया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एनसीईआरटी का हूबहू लिखा गया है यहाँ पे, बात समझे। तो इसमें हम यही समझेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है हिमालयस का। तो देखो हिमालयस मोस्ट डोमिनेटिंग जोग्राफिकल फीचर है भारत का, क्यों ना हो। आज हिमालयस नहीं होता तो हम आर्टिक वाला फील लेते हैं, आज हिमालयस नहीं होता तो कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आज हिमालयस नहीं होता तो इंडियन मानसून का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, है ना। कोल्ड डेजर्ट होते, बिल्कुल सही बात है। तो हिमालय, आज हिमालयस नहीं होता तो इतना एथनिसिटी नहीं होता, है ना। तो बहुत कुछ है इसमें। आज हिमालयस इंडिया का रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ऊंचा भारत हमारा, है ना। तो देखो वही बोला है कि नो अदर माउंटेन रेंज कहीं दुनिया में कि जितना जो प्रभाव करता हो इतना पीपल के लाइफ पे, यही एक हिमालय जो इतना असर करता है आदमी के लाइफ को लेकर और डेस्टिनी नेशंस का बनाता है। हिमालयस रेस्पेक्ट है भारत का, हिमालयस बॉडी है, सोल है इंडिया का, ठीक है। तुम्हारा हिमालयस का इंडियाज नेशनल माउंटेन सिस्टम बनाता है हिमालयस, भारत का इतना विशाल विशाल माउंटेन है, भारत में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मतलब थर्ड लार्जेस्ट पाया जाने वाला माउंटेन है कंचनजंगा। और एक माउंटेन है, ऐसे तो रेंजेस है माउंटेन के, माउंटेन ही माउंटेन मिलेगा तुमको, समझे। तो फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स विल ब्रिंग आउट, और भी आने बताएंगे तुमको, ये सब बताता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हिमालयन माउंटेन्स। तो लाइफ ऑफ देखो, लाइफ क्या है, आदमी का जो जद्दोजहद जीवन है पूरी तरीके से हिमालयन कल्चर से जुड़ा हुआ है। झूमिंग कल्चर क्या है, हिमालय तभी है,
लोग ट्राइबल है तभी हिमालयस की वजह से। तो देखो क्या क्या है, तो देखो क्यों सिग्निफिकेंस है। तो पहला तो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। आज देखो इसमें बताया गया, बहुत अच्छे से दिया गया है कि हिमालयस ही तुम्हारा मानसून विंड को इंटरसेप्ट करता है, काटता है उसको, है ना। तिब्बत का गर्म होना, ठंडा होना सब जानते हो, क्लास में बता चुके हो। तो हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में, है ना। उसका क्योंकि बिकॉज ऑफ द हाई अल्टीट्यूड, लेंथ और डायरेक्शन की वजह से, है ना। अब देखो दे इफेक्टिवली इंटरसेप्ट समर मानसून जो आता है बे ऑफ बंगाल से, यानी कि जो पहला वाला जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है नीचे से, ठीक है। और इससे प्रेसिपिटेशन होता है, क्यों? क्योंकि जब प्लेट में जो प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, जानते हो। स्नो रेनफॉल तो देता ही है, कोल्ड कंट्री हमको बचाता भी है, कोल्ड कंटिनेंट यानी कि आर्टिक ओशन से, यानी कि रसिया से आने से, हमको एयर मासेस आने से भी बचाता है, सेंट्रल एशिया से आने से, इसलिए हम बचे हुए हैं। तो ये मानसून को तो प्रभावित कर ही रहा है, कर रहा है, साथ साथ हमको कोल्ड वेव से भी बचा रहा है। बात समझे ना। यदि मान लो कि एक सवाल पूछा गया है और ये ब्यूटीफुली हम थैंक्स कहना चाहेंगे नोट्स को, इसलिए कि इसमें पकड़ के जोड़ दिया गया है मानसून को जाके अभी। तो अभी जो इसके बाद जो वैल्यू एडिशन है वो मानसून चैप्टर का वैल्यू एडिशन कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया है, तो ये पहले वाला चीज़ उठा के दिया गया, थोड़ी देर में आएगा। देखो यदि एक सबसे बड़ा सवाल है कि यदि हिमालयस नहीं होता तो कैसा होता भारत, ये शुरू से सवाल है कि होल ऑफ इंडिया एक डेजर्ट होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन नहीं होता, विंटर बहुत सीवियर होता है क्योंकि कोल्ड एयर मास से सेंट्रल एशिया से बहता, वहाँ से आता है। जो लेटेस्ट तुम्हारा जो मेट्रोलॉजिकल स्टडी वो कहता है कि हिमालयस रिस्पॉन्सिबल है कि जिसके जेट स्ट्रीम 2 भाग में टूट जाते हैं। और जेट स्ट्रीम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मानसून में, तो तुम लोग बताए हैं, अब भूल गया होगा, इट्स ओके। मगर इंडियन मानसून पढ़ोगे तो उसमें भी फिर से जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ोगे, साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में पढ़ोगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में फिर से एक बार पढ़ोगे, तो डोंट वरी फॉर डैट। बस जेट स्ट्रीम को 2 भाग में तोड़ता है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के मानसून सिस्टम में। समझ गए बात को ना। तो कोल्ड डेजर्ट कंडीशन ऐसा होता है यदि हिमालय से नहीं होता। तो देखो यहाँ पे तुरंत आ गया तुम लोग को समझाने के लिए कि व्हाट विल हैपन यदि नहीं होता तो देखो इसका बहुत सारा रीज़न है, इसको मैं आराम से समझाता हूँ कि हिमालय से एक इफेक्टिव फिजिकल बैरियर है फॉर मॉइस्चर बेरिंग साउथ ईस्ट मानसून विंड्स के लिए। जो साउथ ईस्ट मानसून जो आएगा उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है जो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? तो समझो, हिमालय डिवाइड करता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच को, ठीक है, 2 ब्रांच में। एक ब्रांच तुम्हारा क्या होगा, फ्लोइंग अलॉन्ग द प्लेन रीजन से आता है, और एक तुम्हारा साउथ ईस्ट इधर से आता है। किधर से? बिकॉज ऑफ द मानसून, बिकॉज ऑफ द हिमालयस। तो बोला कि हिमालयस आपके 2 भाग में तोड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स को 2 भाग में। एक 1 ब्रांच है जो आपके प्लेन रीजन में आएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो बिहार सब देखते हो, है ना, बिल्कुल वही बात होगा ना। हाँ सॉरी, नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ, आई एम सॉरी, राजस्थान गुजरात वाला एरिया में, हरियाणा वाला, ये वाला, सॉरी। और एक तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा दूसरा क्या है, एक साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएगा। तो एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक तरफ ऐसे जाता है ना, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। जब आता है तो इधर मानसून्स वे नॉट प्रेजेंट, यदि हिमालयस प्रेजेंट नहीं होता तो मानसून विंड सिंपली चाइना की तरफ मूव कर जाते हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई रेनफॉल मिलने वाला भी नहीं था जो हमको अभी मिलता है, क्योंकि तुरंत वो उठा लेता, चाइना उठा लेता, क्योंकि प्लेट उस तरफ होता। बिकॉज ऑफ द हिमालयस कि जो मानसून आएगा नीचे से, जो मानसून आएगा उसको 2 भाग में तोड़ देगा। एक तुम्हारा वही, एक तुम बोलते ना कि मालाबार को हिट करते हुए तुम्हारा अरबियन ओशन से निकल के चला जाता है ऐसे करके, और एक बे ऑफ बंगाल से चला जाता है। बे ऑफ बंगाल जाता है तो वहीं से नॉर्थ ईस्ट को मिलता है पानी, हमारे बिहार को भी मिलता है ना। और वो आस्ते आस्ते मॉइस्चर कम होते हो तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत कम बारिश होता है। समझ गए बात को? थैंक्स टू द हिमालयस। और देखो क्या रीज़न है कि हिमालयस प्रोटेक्ट करता है कोल्ड और ड्राई एयर मासेस को, है ना, जो कि साइबेरिया रीजन में होते हैं, सेंट्रल रीजन में होते हैं। यदि एंटर करता है तो हालत ख़राब हो जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को वो कर देता, और इससे क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट, कोई वेजिटेशन नहीं, खाली कोल्ड डेजर्ट हो जाता है भारत। बात समझे ना। इसको हम और डिटेल में बताएंगे जब इसका मानसून बताएंगे, तब बताएंगे। देखो विंटर्स के टाइम में, अब विंटर के टाइम में देखो ठीक उल्टा होगा, विंटर के टाइम में ऊपर से एक्टिव होगा। जानते हो कि हम अपकमिंग मानसून ये आउट गोइंग रिट्रीटिंग मानसून है, तो रिट्रीटिंग मानसून में भी तुम्हारा मानसून रिट्रीटिंग होता है ना, बाद में जो आता है उधर से। तो हिमालयस क्या करता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसको तोड़ देता है ये, और वहाँ से विंटर रेनफॉल हो जाता है, क्योंकि विंटर में रेनफॉल होना दुर्लभ है।
क्योंकि रेनफॉल होने के लिए मॉइस्चर चाहिए। बात समझे? तो हिमालय से रिस्पॉन्सिबल है कि 1.25 करोड़ देशवासी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करता है इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। सही बात है ना? यदि हिमालय से नहीं होता तो हमारा कोल्ड डेजर्ट होता, वेजिटेशन नहीं होता। वही बोल रहा, रेशियल जो प्रोफाइल देखते हो भारत में अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, तो ये भी बिकॉज ऑफ डिफरेंट है हमारा, है ना। स्ट्रॉन्ग मंगल से आया, मगर चूंकि हमारा कोई ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, तो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है तो कल्चरल डिवाइड तो होगा ही होगा। वही कहा गया कि रेशियल प्रोफाइल ऑफ इंडिया वुड बी वेरी डिफरेंट एज देयर वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग मंगोल अटैक्स हुआ तो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलग हो सकता था, बिकॉज नो नेचुरल डिफेंस वुड हैव बीन प्रेजेंट एंड हिस्ट्री माइट हैव बीन डिफरेंट हो सकता था मंगोलाइड इन्वेजन की वजह से। बट थैंक्स टू द हिमालयस कि ऐसा नहीं हो पाया, यहाँ का आदमी यहीं का आदमी वैसे ही रह गया, अदरवाइज चेंज हो सकता था। हम ब्रिटिश देखने में लग सकते थे, हम अफगान वाले टाइप के लग सकते थे देखने में। बात समझे? तो ये हो गया तुम्हारा हिमालय का चर्चा कि हिमालय होने से फ़ायदा क्या हुआ है। देखो वही चीज़ दिया गया कि देखो हिमालय तुम्हारा डिफेंस के तौर पे काम आता है, उस चैप्टर में दिया गया है। हिमालय तो क्या है, प्रोटेक्ट करता है भारत को, है ना। आउटसाइड इन्वेडर से भी जानते हैं कि छोटे छोटे पास जो थे वो इसी से आते थे, इतना बड़ा है कहाँ से आएगा। आज जब इन्वेड करने के लिए कश्मीर सब भी गया तो वहाँ हार गया है राजा लोग, ये भी जानते हैं हम लोग। चाइनीज़ एग्रेशन जो हुआ था 1962 को हैज़ रिड्यूस द डिफेंस सिग्निफिकेंस। हाँ, इसमें जब हुआ तो हमको लगा कि नहीं हिमालय काफ़ी नहीं है, हमको ITBP वाला भी बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, क्योंकि वो लोग भी जानता था, परीक्षण था, ऐसे कोई नया आदमी तो आके नहीं ले सकता है। तो हम भले ही कहें कि नेचुरल डिफेंस है, आदमी को भी डिफेंस तो रखना पड़ेगा वहाँ पर। नेचुरल डिफेंस तो है, इस बात से तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, तो मगर फिर भी वही बोला कि जो डिफेंस सिग्निफिकेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, वो लास्ट पॉइंट में दिया गया है। तो सोर्सेस ऑफ रिवर बताओ, हिमालय तो कितना सोर्स ऑफ रिवर है ना। जितने भी ग्रेट रिवर्स है भारत के उसका सोर्स हिमालयन रेंजेस ही है। एबंडेंट रेनफॉल आपको मिलते हैं, वास्ट स्नो फील्ड्स होता है, ग्लेशियर है, सब तुम्हारा क्या आर द फीडिंग ग्राउंड्स ऑफ माइटी रिवर्स। वही तो है, हिमालय से यदि ग्लेशियर ही नहीं निकलता, यदि स्नो ही नहीं होता तो रिवर कहाँ से होता? वो रिवर तो स्नो का ही दिया हुआ चीज़ है। स्नो मेल्ट जो समर में होते हैं इससे वाटर मिल जाते हैं रिवर्स में, और ड्राई सीजन देखो बताओ पेरेनियल बन जाता है उससे। तो थैंक्स टू द हिमालयस की सदाबहार ये पेरेनियल रिवर्स बन गया। हिमालयन रिवर्स अलॉन्ग विद द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, और यही तुम्हारा जाके ये तुम्हारा नॉर्थ इंडिया का जान बनता है, इसको हम गैंजेटिक इंडो गैंजेटिक प्लेन कह देते हैं। फर्टाइल सोइल के लिए भी इसी को जाएगा ट्रिब्यूट, है ना, कि ग्रेट रिवर्स है ना उसका ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे एलुवियम यानी कि एलुवियल सोइल को लेके आते हैं, हिमालय से लेके आते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं ग्रेट प्लेन्स में, और वो सबसे फर्टाइल बन जाता है। और मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड है जी हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन। तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि गंगा और यमुना लगभग 19 से लेके यानी कि गंगा 19 और इंडस तुम्हारा 10 लाख टन ऑफ सिल्ट पर डे लाता है, पर डे लाता है बताओ। और ब्रह्मपुत्र तो इससे भी ज़्यादा लेके आता है, इसलिए सिल्टेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है आसाम में कि बहुत सिल्ट लेके आ रहे हैं तो प्रोटेक्टेड एरियाज में बहुत दिक्कत हो जाता है। बिहार का भी इशू था सिल्टेशन को लेकर। इसलिए ग्रेटर प्लेन ऑफ जो नॉर्दर्न इंडिया है वो गिफ्ट है एक्चुअली हिमालयस का। हिमालयस नहीं होता तो ये प्लेन नहीं बन पाता, थैंक्स टू द हिमालयस की है, क्योंकि हिमालयस पहला फॉर्मेशन है, बाद में जाकर बना है तुम्हारा, बताए हैं 74 मिलियन ईयर्स अगो बताए थे। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी बिना हिमालयस के तो होगा नहीं, जानते हो, मगर ये सब सेस्मिक एक्टिव जोन में आते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से बनाना चाहिए। तो हिमालयन रीजन्स बहुत सारे साइट्स देते हैं आपको जहाँ पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। नेचुरल वाटरफॉल्स है बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट सब। एग्जांपल देखो हिमालयन रिवर स्टिल अभी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी भी भव्य बनाया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सब यहाँ पे। फॉरेस्ट वेल्थ देखो क्या नहीं वेल्थ देता है तुमको, ये फॉरेस्ट रिच है, हाई एल्टीट्यूड में जाओ तो तुम्हारा ट्रॉपिकल से लेकर तुम्हारा अल्पाइन तक है। अल्पाइन जानते हो, वही अल्पाइन जहाँ पे सोयल नहीं भी रहा तो बढ़िया से उग सकता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देते थे तुम लोग को, अल्पाइन वाला फॉरेस्ट कवर। हिमालयस तुमको फ्यूल हुड देता है, रॉ मटेरियल्स देता है, बाकी तुम्हारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए मेडिसिनल प्लांट इसका वैल्यू एडिशन है ना। बहुत सारा पैचेस को तुम हटाते हो तुम्हारा ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए, ट्राइबल लोग यूज़ करता ही है और ऐसे भी यूज़ किया जाता है। जहाँ तक सवाल है तो एग्रीकल्चर भी तुम इग्नोर नहीं कर सकता, बताओ यही हिमालय में उगा कोई ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है।
तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें टेरिस फार्मिंग तो बहुत बेस्ट फॉर्म में होता ही है, जाफरन तो हो ही रहा है, ऑरेंज तो हो ही रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ होता है। हम मानते हैं कि हिमालयज़ में एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड नहीं है, मगर फिर भी आप टेरिस फार्मिंग कर ही सकते हैं। राइस मेन क्रॉप होता है टेरिस स्लोप का, राइस भी बहुत अच्छे होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, व्हीट है, मेज है, पोटैटोज है। टी यूनिक क्रॉप है ना, सब जानते हो। खाली हिली स्लोप में ही हो सकता है, यहीं पे हो सकता है। एप्पल्स है, पियर्स है, ग्रेप्स और क्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चेरीज वगैरह यहीं भी मिलता है। जहाँ तक सवाल हो टूरिज़्म का, तो टूरिज़्म तो बहुत अट्रैक्शन का केंद्र है जी हिमालय। सीनिक ब्यूटी है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। हिमालयन रेंजेस लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स क्रिएट करता है। दून सब देख लो, दार्जिलिंग हिल्स देख लो, कश्मीर देख लो, वाह। तो ये टूरिज़्म ही टूरिज़्म है। नैनीताल से देख लो, मसूरी से देख लो, पूरा टूरिस्ट स्पॉट है। तो हिली एरियाज तुमको एकदम कंफर्टेबल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट तुमको देता है ना। नेबरिंग वाले तो इसलिए तो बुक हो जाता है कि हम जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए, है ना। समर सीजन से बचना है तो जाएगा आदमी 15-20 दिन के लिए, थोड़ा सा हवा खा के आएगा वहाँ, समझे। तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो डिफरेंट जगह से आते हैं यहाँ पे हिमालयन टूरिस्ट सेंटर्स में आते हैं, इंजॉय करते हैं नेचुरल ब्यूटी को, है ना, और समर हीट से बचते हैं नॉर्थ का। तो और देख लो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रहा है ना, विंटर स्पोर्ट्स में लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इससे और टूरिस्ट लोग बढ़ता है विंटर के टाइम में। स्नोफॉल देखना है, स्नोफॉल देखना है। हमको तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप स्नोफॉल देखे हैं, तो हम तो बोले कि स्नोफॉल के साथ सोए हैं। तब ये जब बोलते वाह ऐसे करता है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत बड़ा बात होता है नॉर्मल आदमी के लिए। हम लोग बाबू उसका पत्थर बना खेलते थे, समझे ना, तो नॉर्मल है वो चीज़ सब। श्रीनगर, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू, मनाली, मैसूर, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब भव्य एग्जाम्पल है, समझे। तो देख लो पिलग्रिम, अब इतना ही नहीं, पिलग्रिमेज तो एक से एक तीर्थ स्थान है। बद्रीनाथ है ना, अमरनाथ, वैष्णव देवी, उत्तरकाशी, बहुत सारा है। तो टूरिस्ट इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। हिमालय तो प्राउड है जी, इसमें गॉड है, भगवान का वास कहा जाता है। बहुत सारे डिफिकल्ट टेरेन से लोग जाते हैं, श्रद्धालु लोग पहुंचते हैं। मानसरोवर पहुंच जाएंगे तो केदारनाथ काहे नहीं पहुँचेंगे लोग। कैलाश से देखो, अमरनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सारा, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब तुम्हारी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज हैं। तो देखो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं मिनरल्स को भी। मिनरल्स भी जानते, भले ही इन्फीरियर मिले, मिलता तो है। देखो तो बहुत सारे वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे भी। ऑयल है, तुम्हारा टर्सरी रॉक्स है। कोल देखो कश्मीर में फॉर्म होता है, हिमाचल में फॉर्म होता है, बताए थे इसके बारे में। इन्फीरियर होता है थोड़ा, ये है ना। लिग्नाइट वाला जो बताए थे क्लास में। कॉपर है, लीड है, जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, एनीटोमी है, टंगस्टन है, सब इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रीशियस, सेमी प्रीशियस सब मिलते हैं तुम्हारा। 100 लोकेलिटीज़ में पाया जाता है हिमालय का। और भी देख लो, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस कंट्री में हुआ नहीं है, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन भी तो बहुत खतरनाक है। कुछ छेड़छाड़ कर देंगे तो सिस्मिक वेव्स वाला वो जगह है। फर्दर एडवांसमेंट की ज़रूरत है, तब जाके एक्सप्लॉइट कर पाएंगे रिसोर्सेज को। जैसे कि तुम्हारा सेल गैल वाला एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कोल्ड बेड मिथेन वाला हो रहा है ना, डीप ओशन मिशन बनाया जा रहा है। बात समझे ना। तो डिस्टर्बिंग, एक तो डिस्टर्बिंग है कि फ्रजाइल इन्वायरमेंट है। तो जानते हो कि मोर पेन द गेन देन गेन, ये ज़्यादा दिक्कत है। आप कुछ करिएगा तो आपका क्या हुआ उत्तराखंड में एपिसोड जानते हो, आप बना तो लेते हैं, बाद में तबाही मच जाता है। सम ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी तुम्हारा यहाँ पे है, जिसके बाद जो डिजास्टर्स इफेक्ट दिया है उत्तराखंड का हर समय आता है न्यूज़ में। तो यहाँ से हम हिमालय ख़त्म कर दिए चैप्टर, और अब जो लाएंगे नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन।